आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं उंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। देश के अंदर जो हम प्रगति देखते हैं और देश के अंदर जो भी हम विकास देखते हैं, उसमें एक अहम भूमिका निभाती है शिक्षा, जिसको कहते हैं एजुकेशन। 70 साल से ऊपर देश को आज़ाद हुए हो गए हैं, तमाम सरकारें आई हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाई हैं, और इस पॉलिसीज़ के बाद भी जो देश की हालत है, स्थिति है, उसी के बारे में हम चर्चा करने पहुंचे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कैप्टन GS राठी के पास। सर, स्वागत है आपका एंटी करप्शन इंडिया में। जी, थैंक यू वेरी मच मोन्टू। सर, अब आपसे हम कुछ जानेंगे, जैसे जो देश की प्रगति है, उन्नति है, विकास है, उसका एक जो सारांश निकल के आता है वो एजुकेशन बहुत अहम भूमिका निभाती है इस चीज़ पे। तो देश के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है और जो पॉलिसी सरकार बनाती आई हैं, या 2020 में भी जो पॉलिसी बनी है, उस पे आप क्या विचार रखते हैं? अगर डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, जैसे कोई भी जो विपक्ष होता है, जो खामियां होती हैं वो विपक्ष से अच्छा कोई नहीं बेहतर बता सकता है, तो उसी संदर्भ में हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो एजुकेशन पॉलिसी है उस पर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मोन्टू जी, और ये आपने बहुत ही एक उम्दा जो विषय है उसको चुना है। और अगर हम अपनी शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की दिशा और दशा दोनों बदलती है जी। और अगर वाइडर एस्पेक्ट्स के अंदर देखें तो आदमी ही की नहीं, जो पूरा देश है, देश का जो एक आमजन है, उसकी दिशा और दशा बदलने में शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और अगर हम अपने हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो जो लास्ट जो आपका एजुकेशन जो रिफॉर्म्स की जो कोई बात की गई थी तो 1986 में बात हुई थी। और 1986 के बाद अभी 2020 में उस चीज़ की बात हो रही है, तो लगभग 34 साल का इतना बड़ा गैप। जबकि जो शिक्षा है उसके ऊपर हमें मतलब एक रेगुलर तौर के ऊपर उस पर काम करना चाहिए। अब ये शिक्षा नीति आ गई है देश के अंदर। अब इस शिक्षा नीति को अगर हम पूरा एक अंदर जाके देखें तो इसके अंदर दुनिया भर की खामियां भरी हुई हैं, ठीक है। तो अगर हम पहले का अगर प्रकरण देखते हैं और आज का प्रकरण देखते हैं तो शिक्षा को देखें तो प्योरली एक बिजनेस बन गया है कंप्लीटली। और इस जो ये शिक्षा नीति है, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इसकी पॉलिसी बनी कैसे है। पॉलिसी में टोटल पैरालिसिस हुआ पड़ा है। इसमें एक 24x24 के एयर कंडीशन रूम के अंदर 4 ब्यूरोक्रेट बैठते हैं, अपनी एक टीम बना लेते हैं, वो जो पसंद होता है उनकी टीम बनाते हैं, और वो जाके एक पॉलिसी बना के और उसको संसद में पेश कर देते हैं, और वो वहाँ से पास होके राष्ट्रपति जी उस पर साइन करते हैं और वो बिल एक्ट में बदल जाता है और उसको जनता पे थोप दिया जाता है। जबकि जो 4 लोग जो बैठे हैं, जो पॉलिसी बना रहे हैं, उनको नहीं पता देश के डेमोग्राफिक्स का। उनको क्या पता कि शिक्षा के अंदर या कोई भी चीज़ की जो दिक्कत है वो झारखंड में क्या है, उत्तराखंड में क्या है, हरियाणा में क्या है, पंजाब में क्या है, उनको नहीं पता। लेकिन वो एक यूनिफॉर्म चीज़ बना के और जनता में थोप देते हैं। तो जैसे अभी देखा है, जो अभी जो मौजूदा सरकार है वो विदेशी कई यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में वेलकम कर रही है। जो विदेशी यूनिवर्सिटी के जो भी कल्चर हैं और जो उनकी मतलब एक सिस्टम है पढ़ाई का, वो इंडिया में आ रहा है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, ठीक है, अगर आप मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो सालों से चली आ रही है। एक LPG का माध्यम बना था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और आपका प्राइवेटाइजेशन का जो एक मॉडल था वो चला था। लेकिन शिक्षा के अंदर सबसे पहले तो हमें यह है कि हम अपने देश को शिक्षा में कितना तरक्की पे लेके जा रहे हैं। अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करते हैं जो हमारे देश के हैं, वो बड़ी ही खस्ता हालत के अंदर हैं। जो दिल्ली है, दिल्ली के आसपास के स्कूल्स को दिखा दिया जाता है जो सरकारी हैं, उनमें ठीक ठाक काम हो रहा है। लेकिन सरकार जो हमारा ऑलरेडी जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो स्कूल का, उसको दुरुस्त क्यों नहीं करती है वो? अगर हम गांव में जाएंगे, दूर दराज के एरिया में जाते हैं, तो वहां पे अभी पीछे एक रिपोर्ट आया हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया का, उसमें बताया हुआ यूपी सरकार के अंदर 25,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं गई हुई है। अगर बिजली नहीं है तो आप डिजिटलाइजेशन भूल जाइए, आप जो मॉडर्नाइजेशन है उसको भूल जाइए। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। लाखों स्कूलों में, हिंदुस्तान के लाखों स्कूलों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, छत नहीं है। 5वीं पास एक चपड़ासी 10वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाता है, टीचर नहीं है वहाँ पे।
अगर बच्चे वहां पढ़ रहे हैं तो बच्चों के पास वर्दी नहीं है, अगर ऊपर कपड़ा ऊपर शर्ट पहनते हैं तो नीचे उनके निक्कर नहीं होती, निक्कर पहनते हैं तो शर्ट नहीं होती है, खुले में पढ़ते हैं, बैठने के लिए बेंच नहीं है, शौचालय नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। क्या हमारी सरकार जो हमारा सिस्टम है, क्या उनका ये बेसिकली एक राइट नहीं है, और क्या उन लोगों का ये ड्यूटी नहीं है कि जो हमारा सरकारी जो सिस्टम है उसको दुरुस्त करें? मतलब आपके अनुसार जो सरकारी स्कूल हैं उसमें जो खामियां हैं पहले उनको सही करना चाहिए। जब वो सक्षम नहीं है आप सही करने में, इसका मतलब सीधा सीधा ये प्रमाण मिलता है कि आप सक्षम नहीं है उन चीज़ों को ठीक करने में, इसलिए आप विदेशी नीति और विदेशी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इंडिया में लेके आ रहे हैं। नहीं, अब वो बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन इनको विदेशियों को लेके आइए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर। उनको कहिए कि भाई ये हमारा सरकारी सिस्टम है, ये तस्त है बिल्कुल, प्रस्त है बिल्कुल, इसके अंदर बहुत ज़्यादा खामियां हैं। आप हमारे जो सरकारी सिस्टम है इसके साथ कोलैबोरेट कीजिए, इसके साथ कोऑपरेट कीजिए, और एक पार्टनरशिप के बेस के ऊपर एक रेवेन्यू मॉडल जनरेट कीजिए। ताकि देखिए, बाहर की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी आती हैं उनका सिर्फ एक फंडा होता है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए आती हैं वो। उनको भारतीय शिक्षा से, बच्चों को पढ़ाने से, उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वो चीज़ें सेकेंडरी हैं उन लोगों के लिए। प्राइमरी जो चीज़ है वो पैसा कमाना है। अगर वो पैसे के माध्यम से आ रही है, सरकार अपनी सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो विदेशी आ रहे हैं, उनसे कहिए भाई आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे एक जो पैसा वो रेवेन्यू आप जनरेट कीजिए, लेकिन इनका जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बेहतर बनाइए, अच्छे टीचर्स लेके आइए, टीचर ट्रेनिंग कीजिए, और बच्चों को एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन आप दीजिए। तो जहाँ तक ये एजुकेशन की बात है, अभी जैसे आप तमाम देख रहे हैं जो क्राइम रेशियो बढ़ रहा है, बलात्कार का अभी इतना बड़ा हाथरस में जो मुद्दा चला है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है एजुकेशन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। लोग एजुकेट नहीं हैं, लोगों की मानसिकता डेवलप नहीं हो पाई, एजुकेशन उनको ठीक तरह से नहीं मिल पाई है, जिस वजह से क्राइम और इस तरह के अपराध हो रहे हैं देश में। देखिए, जो मैंने पहले भी आपको बताया था जब आपने इंटरव्यू स्टार्ट किया, कि शिक्षा और ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की दिशा और दशा दोनों बदलती है। अगर एक क्रिमिनल बनता है, उसको सही गाइडेंस नहीं मिलता जीवन में, तो वो एक क्राइम के रास्ते पे चल जाता है। एक अच्छा आदमी बनता है, उसको एक राह दिखाने वाला होता है, वो सही रास्ते पे चला जाता है। शिक्षा है, अगर शिक्षा में खामियां हैं तो आप कभी भी जो उसका रिजल्ट होगा, जो उसका प्रमाण होगा, वो अच्छा नहीं निकलेगा। दूसरी चीज़ें यहाँ पे ये आ जाती हैं कि शिक्षा है, शिक्षा कर लेने के बाद आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। लोगों के पास रोजगार के माध्यम नहीं है, शिक्षा लेके बैठ जाते हैं और उनका जो दिमाग है वो ये इसी प्रकार की जो गतिविधियां हैं, जो सामाजिक कृतियां हैं, उनकी तरफ ही अक्सर रहता है। तो वो कहीं ना कहीं जहाँ पे एक सिस्टम में और पॉलिसी में पैरालिसिस होता है, तो इस प्रकार की जो खामियां होती हैं वो उजागर होके आती हैं, मतलब और आती रहेंगी वो। जी, जैसे कि अभी देश के अंदर जो बेरोज़गारी है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे लोग उस पर बात करें या ना करें, लेकिन जो विपक्ष है उसको अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए इस पे भी सवाल मौजूदा सरकार से पूछने चाहिए, क्योंकि जो इस समय हालत है रोज़गार की, वो 30% से ज़्यादा जो है परसेंटेज की अगर हम बात करें तो बेरोज़गारी बढ़ चुकी है देश के अंदर। क्या आपको लगता है एजुकेशन इसका एक कारण है? सही एजुकेशन ना होने की वजह से भी इस पे इम्पैक्ट आ रहा है, जो बेरोज़गारी बढ़ रही है और युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है? निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। अभी आप देखिए, अभी मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। 3-4 दिन पहले मुझे एक छोटा सा काम करवाना था, कुछ एक जो कि नॉर्मल एक मिस्त्री जो काम कर देता है, एक राजमिस्त्री काम करता है। तो वो एक जवान लड़का था, वो आया यहाँ पे, और हमारे यहाँ पे एक हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज बनाया है, तो उसका जो बेस था वो तैयार करना था। तो उससे मैंने वैसे ही वार्तालाप किया और मुझे पता लगा कि वो लड़के ने इंजीनियरिंग किया हुआ है, ही इज़ ए प्रॉपर बीटेक, 4 साल का डिग्री किया हुआ है उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और वो यहाँ पे सिर्फ 500 रुपये की दिहाड़ी कर रहा है, और वो दिहाड़ी भी उसको कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती उसको। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी ये आ चुकी है कि हमें जो शिक्षा है, शिक्षा में भी जो आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऐसे मशरूम कर गए हैं। अगर आप इंजीनियरिंग की बात करो तो लाखों ऐसे खुल गए हैं इंस्टीट्यूशंस। अब अगर हमारे देश के अंदर हमें सिर्फ 2 लाख इंजीनियरों की ज़रूरत है,
और हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसके तहत आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं, वो 3 लाख की बजाय 6 लाख को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब उनकी जो बाकी 3 लाख बचे तो उनको रोजगार कहाँ से मिलेगा? इसी तरीके से कुछ ऐसे हमारे यहाँ पे डोमेन हैं जिसके अंदर बच्चे एडमिशन ही लेके राजी नहीं हैं, लेकिन उनकी डिमांड है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी शिक्षा नीति है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी लानी पड़ेगी कि सिर्फ हमारे इतने इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो आपके इंजीनियरिंग में हो। जी। ये नहीं है कि इंजीनियरिंग में कोई बड़ा व्यवसायी आ गया, उसने बोला जी मैं इंजीनियरिंग कॉलेज या विश्वविद्यालय खोलना चाहता हूं, अब मुझे परमिशन दे दो। सरकार उसको परमिशन दे देती है और वो खोल देता है, सीटें भरती नहीं है या मैक्सिमम बच्चे आ जाते हैं, वो अच्छे से करते नहीं, वो सिर्फ डिग्री बांटते हैं, वो एजुकेशन उनका अभिप्राय नहीं है। तो सारी चीज़ें ये हैं कि एजुकेशन में ये होना चाहिए कि किसी को तकनीकी में काम करना है तो तकनीकी की कितनी सीटें होनी चाहिए, MBBS में होना चाहिए उसमें कितनी सीटें होनी चाहिए, स्वास्थ्य में और जो दूसरे जो इसमें फील्ड हैं उसमें कितनी होनी चाहिए, आपकी बेसिक जो आर्ट्स है, अकाउंटेंसी है और दूसरे जो आपके डोमेन्स आते हैं उसमें कितनी होनी चाहिए, ताकि एजुकेशन में उनका बैलेंस बने और जो एक प्रोडक्ट जो बाहर निकले वो सरकार उसको अपने अंदर, अपने देश के अंदर जो अलग अलग जो हमारे व्यवसाय हैं उनमें उनको रोपने का काम करे। तो उससे क्या है कि हमारा जो बेसिक जो मूल जो ढांचा है जो इसका जो आपका एम्प्लॉयमेंट का वो बरकरार रहेगा और लोगों को प्रॉपर वही जो डोमेन जिसके लिए वो बने हैं, जिसके लिए उन्होंने शिक्षा ली है, तो उसमें जाके फिट हो जाएंगे। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनका जो शोषण है वो नहीं होगा उसमें। वो मिस्त्री नहीं बनेगा, वो अगर उसने इंजीनियरिंग किया तो वो फिर इंजीनियर ही बनेगा और वो 15,000 रुपए की नौकरी नहीं करेगा, उसको कम से कम 40 से 50,000 रुपए की नौकरी मिलेगी। तो ये चीज़ें हैं। तो जैसे कि आपने देखा हमारे साथ डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं कैप्टन GS राठी साहब, उन्होंने अपनी विचार जो है पार्टी का वो हमसे साझा किया है। सर, एक जो छोटा सा संदेश आप देना चाहते हो तमाम देश की जनता को? जी मोंटू, सबसे अच्छा संदेश तो बस मैं यही देना चाहता हूं कि एक राष्ट्र हित के लिए जो अभिभावक हैं उनको मैं बोलना चाहता हूं कि राष्ट्र हित के लिए अपने बच्चों को कोई शिक्षा थोपे नहीं। कि अगर आपने अपने जीवन में अगर डॉक्टर बने हैं तो ये मत सोचिए कि मेरा बच्चा भी डॉक्टर ही बनेगा, तो उसमें उससे पूछिए कि आप क्या करना चाहते हो, और उसके अलावा जो देश की जो परिस्थितियां हैं उसको बहुत अच्छा एक गहन अध्ययन करके अपने बच्चे को एक कैरियर की दिशा में लेके जाइए, ताकि वो सिर्फ आपके लिए काम ना करे और देश की जो प्रगति है उसके लिए भी वो शामिल हो जाए और देश को एक अलग मुकाम के ऊपर ले जाने में सक्षम हो वो। जी। कैप्टन साहब, शुक्रिया एंटी करप्शन इंडिया को समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मोंटू। सो ये थे हमारे साथ एंटी करप्शन इंडिया से बात कर रहे थे कैप्टन GS राठी, जो डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसी ही तमाम नई हस्तियों के साथ आपके साथ हम उनको रूबरू कराते रहेंगे। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होते हैं। नमस्कार।